मशीन लर्निंग का ऑब्जेक्टिव होता है एक मॉडल को ट्रेन करना किसी डेटा सेट पर। जिस डेटा पर आप मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर ये मॉडल उसी तरह के अनसीन डेटा पर अपना प्रेडिक्शन बताता है। तो ये पर्पस होता है मशीन लर्निंग का। अब मॉडल को जब हम ट्रेन करते हैं तो उसके लिए हमें अपने डेटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लाना होता है। पर्टिकुलर फॉर्मेट को टेक्निकल टर्म्स में हमने फीचर मैट्रिक्स और टारगेट का नाम दे रखा है। तो हम डेटा से फीचर मैट्रिक्स निकालना जानते हैं, टारगेट निकालना जानते हैं, मॉडल को दे देते हैं। मॉडल को जब हम ट्रेन करते हैं तो उसके लिए एक एल्गोरिथम हम लोग यूज करते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही एल्गोरिथम का नाम सुना है जिसका नाम है के नेवर क्लासीफायर। के नेवर क्लासीफायर एल्गोरिथम की हमने इंटरनल वर्किंग भी देखी थी। ठीक है। उसके बाद जब हमारा मॉडल बन जाता है तो हम उसे डायरेक्ट प्रिडिक्शन के लिए अनसीन डेटा पर यूज नहीं करवाते। पहले हम मॉडल से उन सैंपल्स का प्रिडिक्शन कराते हैं जिनका आउटपुट हम पहले से ही जानते थे, सो डैट हम मॉडल को क्रॉस चेक कर पाए कि मॉडल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इस बात को हम बोलते हैं मॉडल एवेल्युएशन। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमें दो चीजें बताई गई। पहला, मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पर एवेल्युएट करो, मतलब मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पे ही क्या करो, प्रिडिक्ट करो और उसके एक्चुअल आउटपुट से उसका एक्यूरेसी स्कोर निकालो। फिर एक दूसरा डेटा सेट होता है जिसका भी आउटपुट आप जानते थे पहले से, लेकिन वो आपने मॉडल को कभी दिखाया नहीं होता, जिसको हम टेस्ट डेटा कहते हैं। तो मॉडल को टेस्ट डेटा पे भी प्रिडिक्ट करा के उसका एक्यूरेसी स्कोर निकालते हैं। जब मॉडल का ये सब आ जाता है तो उसके लिए फिर हमने कुछ टर्म बना रखे हैं। ओवरफिटिंग। अगर मेरा मॉडल ट्रेन होने के बाद, ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्कोर निकालने के बाद, अगर मुझसे कहा जाए मेरा मॉडल ओवरफिट हो गया, तो इस बात का मतलब ये होता है कि हमारे मॉडल का ट्रेनिंग का स्कोर अच्छा आया है और टेस्टिंग का स्कोर अच्छा नहीं आया है। दैट मीन्स हाई, क्या हो गया, हाई वेरिएंस। ओवरफिट का मतलब है मॉडल में वेरिएंस हाई है, ट्रेनिंग का स्कोर अच्छा है, टेस्टिंग का स्कोर अच्छा नहीं है, गैप ज्यादा आ गया दोनों के स्कोर के बीच में, ओवरफिट। अगर आपसे कहा जाए कि मेरा मॉडल अंडरफिट हो गया है, अंडरफिट का मतलब होता है हाई बायस। हाई बायस का मतलब होता है, या अंडरफिट का मतलब होता है मॉडल जिस डेटा पे ट्रेन किया गया था उसी डेटा का जब उससे प्रिडिक्शन कराया गया तो उसी में वो कई सारे मिसक्लासिफिकेशन कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, मॉडल अभी अंडरफिट है, मॉडल अभी अच्छे से ट्रेन नहीं हुआ है हमारा। ठीक है। उसके बाद हमारी एक सिचुएशन आती है जिसको हम बोलते हैं बेस्ट फिट। अब जो बेस्ट फिट हमारी सिचुएशन होती है, इस बेस्ट फिट सिचुएशन का मतलब होता है कि मॉडल लो बायस और लो वेरिएंस के साथ हमारा ट्रेन हुआ है। दैट मींस मॉडल में ट्रेनिंग का स्कोर भी बेस्ट आया है, बेटर आया है, और टेस्टिंग का स्कोर भी वही आया है जो ट्रेनिंग का स्कोर आया है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मॉडल हमारा बेस्ट फिट में चला गया है। ठीक है। अब हमने अपना मॉडल ट्रेन करा। मॉडल को ट्रेन होने में हमने देखा कि मेरा मॉडल बेस्ट फिट नहीं आया, मॉडल मेरा बेस्ट फिट में नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मॉडल बेस्ट फिट में नहीं है तो इसका सॉल्यूशन हमें क्या देना होता है। तो इसके कई सारे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल हैं। आप करके देखिए आपके लिए क्या काम कर जाए, जो कर जाए वो बढ़िया है। जैसे एक सॉल्यूशन आता है जिसको हम बोलते हैं फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग का मतलब होता है कि आपने जिन फीचर्स पे मॉडल को ट्रेन कराया है वो फीचर्स अलग अलग रेंज की वैल्यू कंटेन करते हैं। जैसे फ्रूट्स वाले एग्जाम्पल को मैं देखूं तो मेरे पास एक फीचर था डायमीटर, एक फीचर था वेट। तो डायमीटर और वेट अगर हम देखें तो अलग अलग रेंज के थे।
अगर मैं उनको स्केल करके सेम रेंज में ले आऊं, उसके बाद मॉडल को ट्रेन करूं, तो शायद मॉडल बेस्ट फिट में आ जाए। मशीन लर्निंग में गारंटी शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एक्सपेरिमेंट आप करके देख लीजिए, हो सकता है आपके में काम कर जाए, हो सकता है ये ट्रिक किसी दूसरे डेटा पे काम ना करे। है ना, तो आपको करके देखना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन है कि आप फीचर स्केलिंग करिए। अब फीचर स्केलिंग जब आप करते हैं, तो फीचर स्केलिंग करने के लिए आपके पास कई सारे टेक्निक्स होती हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था, करके दिखाया था मैथमेटिकली और कोडिंग से भी। क्या नाम था उसका? मिन मैक्स स्केलर। अब मिन मैक्स स्केलर के बाद हमने और भी स्केलर हैं। जैसे एक है स्टैंडर्ड स्केलर, एक होता है हमारा मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर, एक होता है नॉर्मलाइजर। ये और भी कई सारे स्केलर हैं। अगर हम देखें तो कोई सा भी स्केलर आप यूज कर सकते हैं। और ये चार चार बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो ये अलग अलग डेटा सेट के हिसाब से आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आप इमेजेस के डेटा सेट पर चल रहे हैं, इमेजेस के डेटा सेट पर फीचर स्केलिंग की अगर नीड आती है, तो मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर आपको सजेस्ट किया जाता है। ठीक है। अगर आपको नॉर्मल आपका डेटा है और उस डेटा में स्केलिंग करनी है, तो स्टैंडर्ड स्केलर आपको सजेस्ट किया जाता है। अगर आप अपनी रेंज में लाकर फीचर्स को स्केल करना चाहते हैं, तो मिन मैक्स स्केलर ही इकलौता ऑप्शन है जिसमें आप बताते हैं कि मैं अपने फीचर को किस रेंज में लाना चाहता हूँ। बाकियों में आप बता नहीं सकते हैं कि किस रेंज में लाना है। बाकियों का अपना एक स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग फीचर को स्केल कर दिया जाता है। तो हर किसी का अपना अपना क्या होगा, एक तरीका होगा इस काम को करने का। चलो, अब ये बात आपको तब समझ में आएगी कि कौन सा स्केलर यूज करना है, जब आप बहुत सारे मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं। जब आप 50-60 मॉडल ट्रेन कर लेंगे मशीन लर्निंग के, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कब मैंने कौन सा स्केलर यूज किया था। ठीक है, मैंने आपको एक अच्छे से समझा दिया। अब किसी भी स्केलर का जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो सेम है। तो मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, स्केलर का प्रोग्रामिंग पार्ट क्या होता है। तो कोई भी स्केलर हो, आप उस स्केलर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिर आप उस स्केलर ऑब्जेक्ट पर एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। और ये मेथड होता है फॉर ट्रेनिंग डेटा, और इसमें सिर्फ ट्रेनिंग के फीचर्स पास करते हैं, टारगेट पास नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग के फीचर्स पास करेंगे। इसी स्केलर पर फिर हम क्या कॉल करते हैं, ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करते हैं। कब? जब हम टेस्टिंग के फीचर्स की मैट्रिक्स पास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्केलर, चाहे आप मिन मैक्स स्केलर बनाएं जो आपने समझाया था लास्ट क्लास में, चाहे आप मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर का यूज करें, चाहे आप स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करें, चाहे आप नॉर्मलाइजर का यूज करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। जितने भी स्केलर हैं, हर स्केलर क्लास के अंदर ये दो मेथड आपको मिलते हैं, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है। अब मॉडल जब बेस्ट फिट में नहीं जा रहा है, तो आपने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट करके देखना है, माइट भी आपका मॉडल बेस्ट फिट में आ जाए, वो है फीचर स्केलिंग। अब मैं अब तक आपको जिन जिन डेटा सेट पर मैंने काम कराया है, फटाफट से उन पे दोबारा से ट्रेन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला डेटा मैंने कौन सा यूज कराया था आपके लिए? फ्रूट्स वाला, बनाना एप्पल वाला। ठीक है, फटाफट से उसको लेकर आते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछली क्लास का आपने पढ़ा हुआ और आप जानते हैं, कि अब मैं जब लिखूंगा तो मैं उन बातों को शायद जल्दी जल्दी टाइप कर दूंगा जो ऑलरेडी मैंने क्लास में कवर करी है। बाकी पूरा मैंने रिवाइज कर दिया है।
तो वो तो पांडास से करो अपना जो भी तरीका से, उसमें मशीन लर्निंग थोड़ी कुछ हेल्प करेगी आप। हाँ, वो लगाना पड़ेगा। देखो मशीन लर्निंग का काम शुरू होता है कि उसके पास मॉडल है, उसको ट्रेन करो। मॉडल को ट्रेन करते समय जो डेटा आप ला रहे हो वो आप देखो, डेटाबेस से लाओगे, एक्सेल से लाओगे, ब्यूटीफुल सूप से लाओगे, कहाँ से लाओगे आप जानो। एमएल को इससे थोड़ी फर्क पड़ता है कहाँ से लाओगे डेटा। ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका डेटा हो गया। अब इसको हम जानते हैं, मैं इसको सीधा एक्स और वाई में अरेंज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ट्रेनिंग टेस्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं एक ही जगह लिख ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने मॉडल बनाया। मॉडल को मैंने फिट कर दिया ट्रेनिंग डेटा के साथ। मॉडल का ट्रेनिंग स्कोर निकाला। मॉडल का टेस्टिंग स्कोर निकाला। मॉडल का जो स्कोर आया वो 93 और 5 आया। तो बताओ ये मॉडल अभी कैसा, ओवरफिट है अंडरफिट है? इसमें वेरिएंस हाई है, तो बायस तो लो है, वेरिएंस हाई है। हाई वेरिएंस को हम क्या बोलते हैं? ओवरफिट। जब भी मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा चले, टेस्टिंग पर अच्छा ना चले, उसे ओवरफिट कहते हैं। अगर आप बायस, वेरिएंस, लो हाई के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, तो आसान भाषा में ट्रेनिंग पर अच्छा चल रहा है, टेस्टिंग पर अच्छा नहीं चल रहा है, ओवरफिट। ट्रेनिंग पे अच्छा नहीं चल रहा है, अंडरफिट। दोनों पे अच्छा चल रहा है, बेस्ट फिट। खत्म। अपने आप को समझाने के लिए। लेकिन जब किसी से बात करोगे तो आपको बायस, वेरिएंस, लो हाई इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले अपने ब्रेन को समझा लो स्कोर देखकर कि ये ओवरफिट है कि अंडरफिट है। जब समझ गया तो अपने आप बनाओ कि अगर अच्छा ये ओवरफिट है तो क्या रहा होगा, क्या बोलूँ मैं उसको, है ना, जिससे वो समझ जाए। उसको फिर अपने आप ब्रेन में सोचना शुरू कर दो। तो इनिशियली अच्छा ट्रेनिंग स्कोर आ गया और टेस्टिंग स्कोर अच्छा नहीं आया, ओवरफिट। ट्रेनिंग स्कोर ही अच्छा नहीं आया, अंडरफिट। दोनों अच्छे आ गए, बेस्ट। अब अपने आप पीछे सोचते रहना कि किसको क्या लो, किसको क्या हाई दें, है ना। एटलीस्ट हम ये तो समझ पा रहे हैं ओवरफिट है कि अंडरफिट है। अब आपने कहा था सॉल्यूशन, मॉडल बेस्ट फिट में नहीं है। हमने कहा सॉल्यूशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमें करने होते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है कि सर आप फीचर स्केलिंग करके देख लो, हो सकता है कि कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। तो हमने करके देखा। क्या करा? इसी डेटा को दोबारा लिया। तो ये विदाउट फीचर स्केलिंग है, और अब विद फीचर स्केलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट मिन मैक्स स्केलर। ठीक है। ट्रेनिंग टेस्टिंग का डेटा आ गया, तो क्या करते हैं, स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं।
मिन मैक्स स्केलर। और इसमें हम बताएंगे फीचर की रेंज कहाँ से कहाँ पे रखनी है, हमने 0 से 1 कर। अब इस स्केलर को जो भी हम फीचर्स देंगे उनको ये 0 से 1 की रेंज में लेकर आ जाएगा। तो हम इसे ट्रेनिंग का डेटा देंगे, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। वापस मैंने इसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, कोई नया वेरिएबल नहीं बनाया। और जब हम टेस्टिंग के फीचर्स को स्केल कराएंगे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, मैं लास्ट क्लास में मैंने समझाया था आपके लिए। अब मॉडल को फिर बनाया, दोबारा ट्रेन करा। अब देखते हैं स्कोर। अब यहाँ पर क्या हुआ, फीचर स्केलिंग हमने करी। तो फीचर स्केलिंग करने से कुछ तो हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ वो अलग पॉइंट है, लेकिन कुछ हुआ ये समझ में आ गया। तो ट्रेनिंग का स्कोर आपका कितना आ गया है हमारा, एकदम 100% आ गया है। तो सर ये तो ओवरफिटिंग और ज्यादा हो गई, वेरिएंस और ज्यादा नहीं बढ़ गया, पहले वेरिएंस फिर भी कम था, अब और ज्यादा नहीं हो गया वेरिएंस आपका। हमने कहा कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, मिन मैक्स स्केलर के साथ एक और स्केलर है स्टैंडर्ड स्केलर, वो भी लेकर आता हूं। और इस बार मैं स्केलर ऑब्जेक्ट को यहाँ से कमेंट करके स्केलर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मिन मैक्स स्केलर की जगह स्टैंडर्ड स्केलर। इसका अपना कोई मैथमेटिक्स होगा, फार्मूला होगा जरूर, जिसके आधार पर हम इस काम को करेंगे। कोई रिजल्ट में फर्क है, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं है। उसके बाद तीसरा स्केलर है जिसका नाम है मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर। हमने कहा चलो इसको बनाते हैं, देखते हैं इससे कुछ फर्क पड़ जाए। मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। अब जनरली हम 3 स्केलर यूज करते हैं, तो कोई सा भी स्केलर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सर पहला वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो हमारे लिए सक्सेस नहीं रहा, अब बताओ अब क्या करें। हमने कहा अब अगला आता है आपका फीचर स्केलिंग करके देख ले, हमने कहा करके देख ली। अब दूसरा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग शब्द में दो हैं। हाइपर पैरामीटर क्या होता है, ट्यूनिंग क्या होता है। ट्यून का मतलब एफएम ट्यून करो, मैच आ रहा है आवाज साफ नहीं आ रही, घुमाओ पहिया घुमाओ, कहाँ पर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, जहाँ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए वहीं रोक देना। तो ट्यूनिंग का मतलब क्या है, यही होता है फ्रीक्वेंसी मैच कराना, एक जनरल साइंस में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम हाइपर पैरामीटर को ट्यून करेंगे। सॉरी हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं, तो मैंने लास्ट क्लास में शब्द बोला था, एक शब्द बोला था पैरामीटर, और दूसरा शब्द क्या होता है हाइपर पैरामीटर। क्या डिफरेंस है इन दोनों में। पैरामीटर्स उनको कहते हैं जिनको लर्न किया जाता है, जिनको हम पास नहीं करते, जिनको कोई ऑब्जेक्ट हमारे डेटा से सीखता है, उनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है। ऐसी चीजें जिनको हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं किसी कैलकुलेशन में यूज करने के लिए, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पैरामीटर कहते हैं। ठीक है। अब हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो मशीन लर्निंग में है उसमें पैरामीटर हाइपर पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आ सकता है। जैसे अगर आपको पिछली क्लास याद है जो मैंने मैथमेटिकल पढ़ाया था इसका, तो मिन मैक्स स्केलर का जो फॉर्मूला होता था उसमें एक्स मिन एक्स मैक्स चलता था, और मिन रेंज मैक्स रेंज चलता था। तो अब ये बताओ, मैंने जो फीचर रेंज पास करी है ये कौन सी रेंज है, मिन रेंज। और ये कौन सी है, मैक्स रेंज। अब ये बताओ क्या मैंने स्केलर को ये बताया एक्स मिन क्या है और एक्स मैक्स क्या है, नहीं। तो ये कहाँ से निकाला जाएगा, ट्रेनिंग डेटा से। जो मैंने स्केलर ऑब्जेक्ट को डेटा दिया है, इस डेटा में जितने फीचर्स हैं हर फीचर का एक्स मिन और एक्स मैक्स अपने आप स्केलर ऑब्जेक्ट ढूंढेगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा,
एक्स मिन एक्स मैक्स क्या है, पैरामीटर्स, और मिन रेंज और मैक्स रेंज क्या है, हाइपर पैरामीटर्स। ठीक है। अब इसी तरह से हमारा जो मॉडल ऑब्जेक्ट होता है, इस मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर भी पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इस एल्गोरिथम के पीछे की मैथमेटिक्स भी पढ़ाई थी कि नेवर क्लासीफायर एल्गोरिथम कैसे काम करती है। दोबारा से रिकॉल करता हूँ। आप जब भी किसी सैंपल का प्रिडिक्शन करने के लिए के नेवर क्लासीफायर के मॉडल को देते हैं, तो वो क्या करता है, नियरेस्ट 5 सैंपल का हमारा वोटिंग करके जो प्रिडिक्शन आता है वो आपको देती है। नियरेस्ट 5 सैंपल निकालने के लिए क्या करा जाता है, जितने भी सैंपल्स हैं ट्रेनिंग में, उनकी उस सैंपल से डिस्टेंस निकालते हैं जिसका प्रिडिक्शन हम करना चाहते थे। ठीक है। तो अब ये बताओ, बिहाइंड द सीन डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने आपको कितने फार्मूले बताए थे, 3। वो 3 फार्मूले कौन कौन से थे, एक था मिनक्वेस फार्मूला, एक था मैनहट्टन फार्मूला, और एक होता था हमारा इक्विलिडीन फार्मूला। 3 फार्मूले बताए थे मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए। अच्छा, अब ये बताओ, जब हम के नेबर एल्गोरिथम से कहते हैं कि भाई चलो डिस्टेंस आपने निकाल ली, अब एक काम करो, डिस्टेंस निकालने के बाद नियरेस्ट नेबर ढूंढो। कितने नियरेस्ट नेबर को ढूंढा जाता है, 5। ठीक है। उसके बाद वोटिंग कराते हैं। अब ये बताओ, वोटिंग में अगर टाई हो जाए तो उसका आंसर भी मैंने दिया था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले क्लास आएगी उसको हम कंसीडर करते हैं। अब जो हमारा मॉडल ऑब्जेक्ट है के नेबर क्लासीफायर से बना है, इसमें कुछ चीजें हम बता भी सकते हैं और कुछ चीजें हम नहीं बता सकते, ये खुद ही निकालेगा। तो जिन चीजों को हम बता सकते हैं मॉडल ऑब्जेक्ट को, उसको हम क्या बोलें, हाइपर पैरामीटर्स या पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर्स। और जिन चीजों को मॉडल अपने आप कंप्यूट करेगा, हमसे नहीं पूछ सकता, उसे क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स। तो अब मैं इस एल्गोरिथम में देखो, इस बार जब हम के नेवर क्लासीफायर एल्गोरिथम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां पर हम पास करेंगे एक हाइपर पैरामीटर एज कीवर्ड आर्गुमेंट, नंबर ऑफ नेवर्स। बाय डिफॉल्ट नेवर्स की वैल्यू क्या होती है, 5। मैं चाहूं तो 4 कर दूं, मैं चाहूं तो 6 कर दूं, मैं चाहूं तो 7 कर दूं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इन जनरल 5 को एक स्टैंडर्ड माना गया है। ठीक है। अगर देखो, आपके बहुत सारे दोस्त हैं और मैंने कहा नजदीकी दोस्त 5 कौन कौन से हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उसके हिसाब से मैं आपके बारे में शायद प्रिडिक्ट कर पाऊंगा आपका रहन सहन कैसा होगा। अब आपने कहा नहीं 5 मत देखो, 15 देखो, तो फिर एक कोई सिग्निफिकेंस आंसर नहीं मिल पाएगा। 15 तो बहुत हो गए ना। अब आप 15 से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते होंगे, कोई किधर चल रहा है, कोई किधर चल रहा है, कोई किधर चल रहा है। तो इसलिए नंबर ऑफ नेवर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो नंबर ऑफ नेवर्स की वैल्यू जो आप देखते हैं, नियरेस्ट नेवर जब निकालते हैं तो कितने होने चाहिए, तो उसके लिए आंसर है मिनिमम 1 होना चाहिए, और मैक्सिमम उतने हो सकते हैं जितने आपके ट्रेनिंग सैंपल हैं। आपके ट्रेनिंग सैंपल कितने हैं डेटा में, हमने कहा चेक करके बताते हैं आपको अभी। एक्स अंडरस्कोर ट्रेन डॉट शेप, कितने सैंपल है ट्रेनिंग में, 16। तो नंबर ऑफ नेबर्स की वैल्यू मिनिमम 1 और मैक्सिमम 16 दे सकता हूँ, इससे बाहर नहीं दे सकता। और बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी है, 5। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको ट्यून कर रहा हूँ, जैसे एफएम ट्यून करते हैं, इसको ट्यून कर रहा हूँ। 5 5 तो होती है, कितना आया, हमने कहा 6, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा 7, कोई फर्क नहीं पड़ा। 7.5 कर दें, हमने कहा 7.5 कैसे कर दोगे, 7.5 पड़ोसी कैसे निकालोगे, पड़ोसी या तो 7 होंगे या 8 होंगे। देखते हैं, इनवैलिड। हमने कहा 8, सर उतना ही आ रहा है। हमने कहा 9, उतना ही आ रहा है। 10,
इतना तो पता चल गया कि फर्क पड़ता है। हमारे हिसाब से सही है कि नहीं, वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन इतना समझ में आ गया कि नंबर ऑफ नेवर्स की वैल्यू बदलने से फर्क पड़ सकता है आपके ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर। अब मैं सीधा 20 कर देता हूँ, 16 क्या ये लो, चिल्लाएगा ये। और क्यों चिल्ला रहा है ये भी देखो। कह रहा है कि सैंपल कितने हैं, 16 हैं। एक्सपेक्टेड कितने होंगे, नेवर, लेस देन और इक्वल टू सैंपल्स। यानी कि 16 या 16 से कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। भाई आप कह रहे हो टोटल ट्रेनिंग में कितने सैंपल हैं, 16 है। अब मैंने कहा नया सैंपल आया प्रेडिक्ट होने के लिए 20, नेवर देखो, अरे 20 है ही नहीं, 16 ही तो है मेरे पास। ठीक है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, 4 पे भी जा रहे हैं देखो। देखो इसमें कोई एक लिखी बात नहीं कह सकते, ये आपका एक एक्सपीरियंस हो सकता है जो आपने अपने डेटा पर देखा है। जैसे कोई मुझसे बोले नेवर्स की वैल्यू 6 7 8 पर क्या हुआ, तो मैं बोलूंगा कोई चेंज ही नहीं हुआ, 10 करने पर हो गया। क्या ये बात आपके वाले मॉडल जो किस डेटा पर बना है अप्लाई हो सकती है, नहीं हो सकती। वो पता नहीं किस डेटा पर बना होगा, पता नहीं उसने क्या क्या देखा होगा। तो इसको तभी तो कहते हैं ट्यूनिंग, ट्यून करके देखो ना। अब मैं 4 भी कर रहा हूँ, 4 पे भी सर वही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट, रैंडम स्टेट, सेम चली रही है आपकी। एक्स, वाई, फीचर स्केलिंग, तो 4 पे भी वही है। 3, ये आया निकल के देखो, 1 और 83। यानी कि इस बार वेरिएंस बहुत कम हो गया, वो 1 पर है और ये 83 पर आ गया। अगेन मैं फिर बोलूंगा, हम मॉडल अच्छा बन गया नहीं बन गया उस पर ना फोकस करके हम प्रोसेस समझ रहे हैं कि ऐसा करने से ये हो जाता है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने से मॉडल बेस्ट फिट, अंडर फिट, ओवर फिट की सिचुएशन से इधर उधर हो सकता है, हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। करके देख लो, हो सकता है हो जाए। ठीक है, तभी मैंने जो देखा वो 3 पर देखा, 2 पर देखा। अब किसी का एक ही पड़ोसी है, उसी के हिसाब से डीजल लोगो तो ज्यादा सही नहीं है, बट कर तो सकते हो। तो 1 पर है और 3 पर है। अब इन दोनों में से मुझसे कोई कहे चूज करो, मैं 3 के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं 3 लोगों को देखकर डिसीजन ले रहा हूँ रादर देन किसी एक से देखकर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर सेम एक्यूरेसी 4 5 6 7 8 पर आ रही होती मैं वहां चला जाता फिर, बहरहाल। अब सर अगर आप कहो एक एक्सपेरिमेंट और करके देखें, हमने कहा बताओ। इंटरनली डिस्टेंस कंप्यूट करने का फंक्शन कौन सा चल रहा है, हमने कहा मिन क्वेस्ट की चलता है। तो सर मिन क्वेस्ट की जो फंक्शन है उसकी जगह अगर मैं मैनहट्टन या इक्विलिडिन करना चाहूँ तो हमने कहा कैसे लिखोगे, यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक इक्वल टू स्ट्रिंग में उस फार्मूले का नाम जो इंटरनली आप यूज कराना चाहते हैं। तो मैंने लिखा मैनहट्टन। सर सेम आ रहा है। हमने कहा अब देखो, अब आपका टाइम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम आप दोगे। आपने कहा सर सेम आ रहा है, लेकिन मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला यूज करने पर नेवर की वैल्यू आपने कितनी लगाई अभी, 3। सर 4 करके देखो, सेम आ रहा है। 5 पे देखो, सेम आ रहा है। तो कर करके देखो ना, सब पे करके देखो ऐसे ही, तो 3 पे ही सही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा मैनहट्टन की जगह पर दूसरा फंक्शन यूज करो, और वो कौन सा है, इक्विलिटीन। सर ये भी सेम आ रहा है, कोई बात नहीं, आप ट्यून करो, दोनों को ट्यून करो।
बहरहाल, फिलहाल ये मुझे अभी जो पिक्चर है वो दिख रही है। कम है, बिल्कुल कम है। क्या चीज? 183। करके देखना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये ट्रेंड नहीं है कि बढ़ाने से होता है सही है, कम करने से होता है, नहीं। ये तो एक जस्ट अ कोइंसिडेंस हो गया कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा कोई रूल नहीं कि बढ़ाने से होगा कि कम करने से होगा। आपको ट्यून करके देखना पड़ेगा कि ये को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, जितने ट्रेंडिंग में सैंपल हैं। 5 एक स्टैंडर्ड है जो के नेबर एल्गोरिथम बनाते समय उन्होंने सेट कर दिया है, ये मानते हुए कि ये संख्या सफिशिएंट है डिसीजन लेने के लिए। जहां पर बेस्ट फिट आ रहा है। बेस्ट फिट मतलब जहां पर लो बायस और लो वेरिएंस हमें दे रहा है। अब कोई सर कहीं नहीं दे रहा, तो जो सब खराब थे उनमें भी तो कोई सबसे अच्छा होगा। लूप लगाओ। अब वो पाइथन है, उसका मशीन लर्निंग से मतलब नहीं है कोई। अब आपने कहा कि सर ऐसे कब तक करोगे, तो लूप लगाओ। लूप से करो इस काम को। मतलब मशीन लर्निंग को इससे थोड़ी फर्क पड़ता कि आप लूप जानते हो कि नहीं जानते हो, उसको तो अपना मतलब है कि ये चीज ऐसे होती है। अब जो जितना ज्यादा स्मार्ट कोड बना लेगा उतना बढ़िया, अपना टाइम बचा लेगा। ठीक है। अब ऐसे सर दो कमेंट्स हो गए, ये और ये। पहले मिन क्वेस्ट की 3 पर, मिन क्वेस्ट की 4 पर, मिन क्वेस्ट की 5 पर, मिन क्वेस्ट की 7 पर, फिर मैनहट्टन 3 पर, मैनहट्टन 4 पर, तो लूप के अंदर लूप चलाओ, नेस्टेड लूप चलाओ। ठीक है। तो वो आप अपने लेवल पर करिएगा, वो अब हम पढ़ेंगे तो फिर मशीन लर्निंग में बहुत सारी बातें रह जाएंगी हमारी, तो मैं मान के चल रहा हूँ वो सब आप कर लोगे। अब इस डेटा में हम यहाँ तक आ गए। ठीक है। अब एक काम और जिसमें हम अभी गलती कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये मॉडल फाइनलाइज कर लिया। ठीक है। रियल टाइम पे कैसे होगा? रियल टाइम पे ऐसे होगा कि अभी आपने मॉडल किस एल्गोरिथम से ट्रेन करा है? के नेवर क्लासिफायर। और भी एल्गोरिथम है, एसबीएम, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, एसजीडी, है ना? तो आप जितनी भी एल्गोरिथम पॉसिबल है सबसे मॉडल को ट्रेन करो, फिर उन सारे मॉडल में जो बेस्ट मॉडल है वो फाइनल होगा हमारा। मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट का टॉपिक होता है, रिसर्च का टॉपिक होता है, इसमें गारंटी शब्द नहीं होता कभी। आप डेटा लाओ, हम जो जो बातें मशीन लर्निंग में पढ़ाई गई हैं उस डेटा पर सारी बातें लगा कर देखेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ निकल ही आएगा हमारा। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप मशीन लर्निंग में लेते रहोगे मॉडल ट्रेनिंग का, आप जल्दी सोच पाएंगे कि डेटा को देख करके इसमें क्या हो सकता है, और फटाफट उसी पॉइंट पे चले जाओगे, रादर देन सारी एक्सपेरिमेंट करो। अभी आप सारे करो क्योंकि सीख रहे हो। ठीक है। जैसे मैंने आपको हिंट दिया कि जैसे आप इमेज डेटा सेट पर जाओगे आपको ये वाला स्केलर अच्छा लगेगा। ठीक है। बहरहाल अभी हम नहीं सोच रहे उन बातों को। अब लास्ट पॉइंट जहां पर आप गलती करोगे। मान लीजिए अब मैंने कहा मेरा मॉडल फाइनलाइज हो गया, अब ये किसी अनसीन सैंपल के प्रिडिक्शन के लिए यूज आप कर सकते हैं। तो मैंने यूजर से कहा यूजर बताओ भाई फ्रूट की डायमीटर क्या है? एंटर डायमीटर, एंटर वेट। डायमीटर आ गया, वेट आ गया। अब मैंने मॉडल से कहा मॉडल प्रिडिक्ट कर दो 2D एरे में रखकर, ये मैंने दे दिया। तो ये मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? सही लगेगा आपको तो, समझ में आ रहा है। मॉडल ने क्या वो फीचर की रेंज कभी ट्रेनिंग में देखी थी जो भी आप यूजर से लोगे?
नहीं ना। मॉडल को आपने जब ट्रेन कराया था तो एक्चुअल डायमीटर और वेट पर नहीं कराया था, उनको स्केल करके जो वैल्यू नहीं बनी 0 1 के बीच में उस पर कराया था। तो जो अनसीन सैंपल का प्रिडिक्शन कराओगे, तो उस अनसीन सैंपल का भी आपको पहले क्या करना होगा, स्केलिंग करना पड़ेगा। तब आप मॉडल को दोगे, तब वो सही आंसर देगा। अभी क्या है, अभी गलत तरीका है। एरर नहीं आएगी। मशीन लर्निंग में एरर बहुत कम आती है। आपने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, कोई बहुत ज्यादा ब्लेंडर कर दिया तो ये एरर आती है, अदरवाइज एरर नहीं आती है इसमें। ठीक है, देखो, डायमीटर कर दिया मैंने 2.5, वेट कर दिया मैंने 50, आपके हिसाब से एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। यार एप्पल होगा, एरर नहीं है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि सही बता रहा है कि झूठ बोल रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है झूठ बोल, मतलब सही नहीं बोल रहा होगा, तरीका ही गलत है आपका। कोइंसिडेंट कि सच बोल रहा है, लेकिन तरीका गलत है आपका। तो सही तरीका बताओ फिर आप। सही तरीका है कि यूजर से जब सैंपल आएगा तो आपको पहले उस सैंपल को स्केल कराना है। कौन सा मेथड यूज करके, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्म, सिर्फ ट्रांसफॉर्म। अनसीन सैंपल और टेस्टिंग सैंपल के लिए ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करना है। सिर्फ ट्रेनिंग के लिए मुझे फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ये पास करो। अब इससे क्या होगा, आपका जो सैंपल गया है ट्रांसफॉर्म में, वो सैंपल स्केल होकर आ जाएगा। तो मैं इसको मान लो सैंपल वेरिएबल में स्टोर कर, अब प्रिडिक्शन कराओ। तो आपका ये तरीका सही है। हम ये नहीं कह रहे मॉडल सच बोलेगा झूठ बोलेगा, हम कह रहे हैं तरीका सही है आप। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये करा, एप्पल से क्या बन गया, वो बनाना। तो जब भी आप फीचर स्केलिंग करते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, अनसीन सैंपल का जब प्रिडिक्शन करेंगे तो वो सैंपल का भी स्केलिंग करेंगे। और स्केलिंग के बाद जो आपका सैंपल बनकर आएगा, उसका प्रिडिक्शन आप कराते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रूट्स के डेटा सेट पर फीचर स्केलिंग के साथ कैसे हम लोग पूरा मॉडल बना सकते हैं। अब ये बताओ, दूसरा डेटा सेट मैंने आपको कौन सा प्रैक्टिस कराया था? ऑनलाइन शॉपिंग का शायद एक कराया था मैंने, जिसमें जेंडर था, एज, सैलरी था, है ना, जिसमें फीचर स्केलिंग की जरूरत है क्योंकि सैलरी बहुत हाई थी। है ना, देखो, डेटा है आपके पास वो वाला, ऑनलाइन शॉपिंग वाला? करके दिखाओ जरा मुझे, फीचर स्केलिंग के साथ, ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्कोर जैसे मैंने करा है बिल्कुल वैसे ही करो। और फिर यूजर वाले सैंपल के साथ करके देखना। ऑनलाइन शॉपिंग का जो डेटा है, उस डेटा में जो कमियां हैं वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी। जेंडर को पहले लेबल इनकोडिंग करना, उसमें मेल फीमेल वाली कहानी चलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको स्केलिंग करनी है। तो मैं सब फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। कोई एक मान लेते हैं, ये सब समझ में आ ही चुका है। और ये कर दिया आपका ऑनलाइन शॉपिंग वाला, एक्स वाई और आपके निकल कर आई गए। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, लेवल इनकोडिंग करोगे इसके ऊपर, अपने डेटा के ऊपर। तो ये आपका ट्रेनिंग, ये आपका टेस्टिंग वाला हो गया। तो यहाँ पर स्केलर से पहले लेवल इनकोडर को आप चुनाओगे, इनकोडर इक्वल टू लेवल इनकोडर।
आप चाहो तो डेटा फ्रेम पे ही कर दो, आसान रहेगा। और आप चाहो तो जब आप उसका फीचर मैट्रिक्स बना लो, ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड कर दो, तब कर लो, तब भी एक ही बात है। तो हम वो स्टैंडर्ड ही फॉलो कर लेते हैं। तो इनकोडर ऑब्जेक्ट डॉट वेट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, और इसमें क्या पास करना है मुझे, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इसमें पूरा एक्स अंडरस्कोर ट्रेन पास नहीं करना है। वो फीचर किस नंबर पे है, पहला ही फीचर होगा, आई गेस, जीरो इंडेक्स का। तो अब मैं लिखूंगा सारी रोज पास करनी है, कॉमा, कौन सा फीचर है वो, जीरो इंडेक्स का। तो इससे मैंने क्या करा, जो फीचर मैट्रिक्स निकाली थी ट्रेनिंग वाली, उस मैट्रिक्स में जो भी मेरा डेटा है वो मैंने यहाँ पर कर दिया ट्रांसफर। अब जो भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को वापस जाकर मैंने उसको उसी में रख दिया, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, और ये जीरो। तो इस फीचर मैट्रिक्स में जीरो इंडेक्स का कॉलम विद ऑल रोज रिप्लेस हो गया इस डेटा से जो भी आया। ठीक है। अब स्केलर, स्केलर सब पे अप्लाई कर दिया, ये हो गया ट्रेनिंग के लिए। अब ऐसे ही क्या करेंगे, टेस्टिंग के लिए करेंगे। तो यहाँ पर टेस्टिंग में भी यही सिचुएशन होगी, और सिर्फ क्या मेथड कॉल करेंगे, ट्रांसफॉर्म, और ये टेस्ट। अब स्केलिंग चल रही है, मॉडल सब कुछ वही। नहीं, वाई ट्रेन क्यों करेंगे, वाई ट्रेन तो टारगेट है। हम लेबल इनकोडिंग, फीचर स्केलिंग, फीचर के लिए अभी कर रहे हैं। ठीक है। आगे 92 और 92। अब यूजर से इनपुट लेके आप करना चाह रहे थे, कैसे करेंगे वो देखो। तो मैंने यूजर से कहा, यूजर अपना जेंडर दो, एंटर जेंडर। जेंडर को मैंने सिंपल स्टोर कर लिया जी नाम के वेरिएबल, या चलो जेंडर ही कर देते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर यूजर से कहा, यूजर अपनी एज बताओ। एज मैंने यूजर की इंटीजर में रीड कर ली, एंटर एज। फिर यूजर से कहा, यूजर अपनी सैलरी बताओ, सैलरी फ्लोट में, जिसमें भी है चलो फ्लोट में कर दी, एंटर सैलरी। अब इन तीनों को मुझे क्या करना है, एक सैंपल में स्टोर करना है। तो मैंने क्या करा, एक बनाया सैंपल इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट में डाल दिया जेंडर, फिर डाल दिया एज, फिर डाल दिया मैंने सैलरी। अब ये मेरा अभी कैसा है, बंडी लिस्ट है। ठीक है। अब इसके जीरो इंडेक्स पर जो भी है, उसको मैं क्या करूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, पहले लेवल इनकोडिंग करूंगा। तो मैं लिखूंगा सैंपल के जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाए, इनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म, क्या पास करूं इसमें, सैंपल के जीरो इंडेक्स का डेटा। तो ये मेरा सैंपल तीनों वैल्यू का ट्रांसफॉर्म इनकोडिंग के साथ हो गया, जेंडर फीचर के साथ। अब अगला काम क्या है, स्केलर ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म। अब स्केलर ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि आप मुझे सैंपल देना, लेकिन अभी आपका सैंपल बंडी एरे में है, बंडी लिस्ट में है। मुझे ना टू डी लिस्ट में चाहिए होता है। तो मैं इसको अगर ऐसे ही दे दूंगा तो ये एरर दे देगा। तो मुझे इसको टू डी में बनाकर देना पड़ेगा। स्केलर को हमेशा जो मैं डेटा देता हूँ फीचर वाला, वो मुझे टू डी एरे में देना होता है ना, बंडी एरे में नहीं चलेगा। अब जो भी रिजल्ट आया, मैंने उसको वापस से सैंपल में स्टोर कर लिया। अब मैं इसको प्रिडिक्ट करूंगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट,
और इसमें अपना सैंपल पास कर दिया। अब बताओ भाई, हमने कहा जेंडर है मेल, एज मान लो 28, सैलरी मान लो 35,000। देखो कहाँ एरर आई। वाई शुड बी वन डी एरे गॉट एन एरे ऑफ शेप इंस्टेड। एरर आई है इनकोडर का ट्रांसफॉर्म करते समय, इनकोडर में लेबल इनकोडर का ट्रांसफॉर्म करते समय एरर आई है। ओके, ये कह रहा है कि आप जो जेंडर फीचर है उसको स्ट्रिंग में पास नहीं करेंगे। अपने आप में जेंडर एक स्ट्रिंग है, देखो ध्यान से, वो स्ट्रिंग में नहीं जाएगी, उसको भी आप किसमें पास करेंगे, बंडी एरे में रख के पास करेंगे। भाई आप अगर सिर्फ सैंपल ऑफ जीरो लिखेंगे, तो सैंपल ऑफ जीरो जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर चीजें आपके लिए थोड़ी सी बदल गई हैं अब। ये कह रहा है कि जब आप ऐसे लिख रहे थे, ध्यान से देखो, तो यानी कि दिस वैल्यू आप हिट कर रहे हो और ये वैल्यू किस टाइप की यूजर से आ रही है, स्ट्रिंग। इनकोडर क्या कर रहा है, मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए होती है, ना कि सिंपल स्ट्रिंग चाहिए होती है। ठीक है, अब क्या करोगे, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे पास कर दिया। अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई आपके लिए। अब आपको जो वापस मिलेगा वो आपको एक 2D एरे मिलेगा, यानी कि ये आपको एक लिस्ट वापस करेगा, ये आपको एक लिस्ट ही वापस करेगा। ठीक है, ना कि एक स्ट्रिंग वापस करेगा। और उस लिस्ट में आपकी वैल्यू भले ही एक होगी। ठीक, तो एक काम करो, इतने पूरे को ना पहले देख लो, तब आपको समझ में आएगा। इतने पूरे को पहले देख लो। मेल 23, 45,000। अब कहाँ गलत कर दिया भाई। ओके, हमने जो डेटा रखा है उसमें सब कैपिटल में है, तो जेंडर को कैसा बना दो, कैपिटलाइज कर दो, क्योंकि उसमें मेल में एम कैपिटल था। कितनी सारी बातें हैं सीखने के लिए। अब देखो, मेल का मतलब बन, लेकिन बन भी किस में आया है, एक हमारा बंडी एरे या लिस्ट के अंदर आया है। ठीक है, तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये आपका बंडी एरे में आ रहा है, जबकि ये हमें बंडी एरे में नहीं चाहिए, ये हमें क्या चाहिए, सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो सोचो, अगर इसका रिजल्ट बंडी एरे है और उसके ये एक एलिमेंट है, तो किस इंडेक्स पर आओगा ये। तो अगर मैं ऐसे लगा दूं, अब देखो, अब सही है। अब जो आया, अब आप इसको वापस से कहाँ डाल सकते हो, सैंपल के जीरो इंडेक्स पर डाल सकते हो। ठीक है, अब जो आगे आप लिख रहे थे पूरा, वो आप अपना लिख सकते हो। तो आगे क्या लिख रहे थे, एस सी डॉट ट्रांसफॉर्म, और इसमें सैंपल को 2D एरे बनाकर पास कर दिया, पूरा सैंपल आ गया। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट सैंपल मेल 23, 45,000, ये आ गया रिजल्ट आपका। नहीं करेगा शॉपिंग। फीमेल 25, 19,000, नहीं करेगी शॉप। रिजल्ट क्या रहा वो छोड़ो। तो इस तरह से जो आपका अननोन सैंपल रन टाइम सैंपल था, उसके साथ जब आप जा रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। मैं एक काम करता हूँ, कंपलसरी नहीं है। आप ये देखो ना, आपका जो डेटा था उसमें एम कैपिटल है, तो आपको यूजर से जो इनपुट लेना है, यूजर को तो आप फोर्स या तो करो कि भाई जब मेल और फीमेल लिखो तो पहला लेटर कैपिटल देना। अब यूजर ने नहीं धरा तो हम करेंगे, फिर यूजर नहीं कर रहा है तो मैप करके कर दो। तरीका यह है कि जो तरीका ट्रेनिंग में यूज करा था वही आपको
टेस्टिंग और अनसीन सैंपल में करना चाहिए, दूसरा तरीका नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आपने लेबल इनकोडर यूज करा है, तो वही इनकोडर ऑब्जेक्ट आपको यूज करना चाहिए। अब आप सिर्फ इस प्रोसेस से बचने के लिए कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, हम ये कह रहे हैं कि हम मैप यूज कर लेते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो आप देखो, आप पाइथन जानते हैं, आप इफ एल्स लगाओ, मैप लगाओ, पांडास लगाओ, लूप लगाओ, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो इस काम को मैं आपको आसान करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या चीज? मैं इसको हटा ही दूंगा थोड़ी देर बाद, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने डेटा फ्रेम बनाया अपने सैंपल को स्टोर करने के लिए, जो कि खाली है, pd डॉट डेटा फ्रेम, एकदम खाली है। ठीक है, अब मैंने यूजर से कहा यूजर वैल्यू ला के दे दो, तो यूजर की वैल्यू जो आएंगी वो सीधे सीधे मैं इस डेटा फ्रेम में स्टोर करूंगा। हम लोग डेटा फ्रेम से बड़ा फैमिलियर हैं, है ना, तो हम डेटा फ्रेम के साथ जाएं तो हम अपने हिसाब से घुमा फिरा कर ही लेंगे काम। लेकिन अगर हम नमपाई का कुछ यूज करते हैं तो हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है देन पांडास। अब आप यही अप्रोच फॉलो कर लो आगे के लिए, एटलीस्ट कर पाओगे। तो हमने पहले खाली डेटा फ्रेम बनाया, उसमें यूजर से तीन जो वैल्यू मांगी हमने डेटा फ्रेम में तीन फीचर में डाल दिया। ठीक है, हमने कहा सर पहले इतना दिखा दो, कुछ दिखेगा तो मन करेगा आगे बढ़ने का। हमने कहा चलो, एंटर जेंडर, मेल, एज 23, सैलरी 25,000, दिखाओ। दोबारा जेंडर क्यों मांगने लगा? अच्छा, ऊपर पहले मांग चुका है, तो एक काम करते हैं, चलो फिर दे देते हैं, कैंसिल कर देंगे। मेल 23, 34,000। सर ये तो खाली हो गया, कुछ आया ही नहीं। हर फीचर में जो भी वैल्यू जाएगी एक लिस्ट बनकर जाएगी, जो भी वैल्यू जाएगी वो एक लिस्ट बनकर जाएगी, भले वो सिंगल वैल्यू हो। और अब मुझे याद है, मुझे इसको भी कमेंट कर लेना। तो ये कमेंट नहीं है, ये हमारा मल्टीलाइन स्ट्रिंग है। ठीक है, बहरहाल अपना काम हो जाएगा। जेंडर, मेल, किस, 46,000, आगे अपना काम का। अब क्या करो, इस पर वो सारे काम करो जो आप यहाँ पर कर रहे थे। इनकोडर बना हुआ है, अब ये वाला काम आप करोगे, तो अभी फटाफट कर देते हैं सर इस काम को। कैसे? मैंने कहा देखो, पहले टीएफ सैंपल जेंडर की वैल्यू क्या कर देते हैं, इनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म, और उसमें पास कर दिया टीएफ डॉट जेंडर। ठीक है, अब प्रिंट करके दिखाना सर जरा, क्या बदल गया होगा? हमने कहा चेक कर लो। ईमेल 12, 1 2 3 4 5, कहाँ पे? यार लिख दिया तब बता रहे हो तुम भी। चलो लेकिन बता सही रहे हो। ईमेल 21 2 3 4 5, आगे सही हो गया। अब क्या करो, अब सर हमें ये भी करना है। क्या था आपका? एससी स्केलर ऑब्जेक्ट था, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, और स्केलर को हम क्या देते हैं, फीचर की सारी मैट्रिक्स, यानी कि ये तीनों चीजें देनी है। लेकिन ये तीनों चीजें कैसी देनी है? 2D एरे बनाकर। तो अगर मैं किसी भी डेटा फ्रेम पर डॉट
वैल्यूज लगा दूं तो उस डेटा फ्रेम में क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाती है। हो गया काम मेरा। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल सैंपल आ गया, जिसका प्रिडिक्शन आप अब करेंगे। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये वो सैंपल है जिसका प्रिडिक्शन आप करने जा रहे हैं। मेल 27, 70,000 सैलरी है, नहीं करेगा ये। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप यूजर से इनपुट लेकर प्रिडिक्शन करने के लिए ये तरीका यूज करना चाहते हैं, ये कर लो। ये करना चाहते हैं, ये कर लो। समझने में ये आसान है, लेकिन मेमोरी ज्यादा कंज्यूम ये करेगा। ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा कंपेयर टू पांडास वाली अप्रोच, लेकिन मेमोरी एफिशिएंट है। एरे, नंपाई एरे मेमोरी कम लेते हैं, लिस्ट मेमोरी कम लेती है, डेटा फ्रेम मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि कहाँ पे कम मेमोरी है, कहाँ ज्यादा मेमोरी, अभी हमसे हो जाए बस। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम कर पाए चीजों के लिए। ठीक है। कहाँ पर? ये ये जो सैंपल था वो अपने आप में एक लिस्ट है। अब मुझे इनकोडिंग सिर्फ इसकी करनी है, तो ये जीरो इंडेक्स पर मिलेगा। इतना लिख दिया। अब जो इनकोडर है वो ये कह रहा है कि आप मुझे जो भी दे रहे हो इनकोड करने के लिए, उसको एक लिस्ट में या बंटी एरे में रख कर देना। तो मैंने उसको बंटी एरे या लिस्ट में रख कर दे दिया, भले ही वो एक ही वैल्यू है। अब इसने हमें रिजल्ट वापस करा। इसने हमें जो रिजल्ट वापस करा वो एक बंटी एरे में रख के वापस करा। उसमें है वैल्यू एक ही। और अगर किसी एरे में, बंडी एरे में एक ही वैल्यू है और मुझे वो निकालनी है एरे से बाहर, तो वो कहाँ मिलेगी? तो इसलिए मैंने क्या करा, जो रिजल्ट आया वो एक एरे था, उस एरे के जीरो इंडेक्स पे जो था वो वैल्यू निकाल ली, और वो इस वेरिएबल में जेंडर की जगह जाकर रिप्लेस कर दी। इस तरह से करा मैंने काम। ये जो सैंपल है आपका, इसके जीरो इंडेक्स पर जो जेंडर है, जो स्ट्रिंग में आया था मेल फीमेल, अब वो इस लाइन से जीरो वन में ट्रांसफॉर्म होकर आ गया। आप चाहो तो इसकी जगह मैप लगा लो, है ना। ये लो भाई। तो फीचर स्केलिंग काम करती है। दो डेटा हो गया, और तीसरा कौन सा यूज कराया था मैंने? लोन अप्रूवल का। उसका क्या स्कोर आया था? ट्रेनिंग टेस्टिंग का। लोन अप्रूवल वाले का ट्रेनिंग टेस्टिंग का क्या स्कोर आया था? ये तो शायद मैंने लास्ट क्लास में कराया था। हाँ, ये कर लो। ये था। इसको रहने दो, इसमें बहुत सारे इनकोडर बनाकर आपको ट्रांसफॉर्म करने पड़ेंगे। 74 और 70। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, काम थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। वो वाली शीट का जो डेटा था वो मैं कॉपी कर लाता हूँ, क्योंकि करके तो दिखाना ही है मुझे, समय थोड़ा कम लग जाएगा। तो ये यहाँ से कॉपी कर, तो मैं फटाफट वाला काम कर रहा हूँ। तो ये यहाँ डाल दिया। ठीक है। अब आपको पुरानी क्लास का कॉन्टेक्स्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सब मुझसे टाइप कराओगे दोबारा, उसमें टाइम खराब होगा। इससे अच्छा है कि मैं कुछ नया पढ़ाऊंगा। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव है इस लोन अप्रूवल वाले डेटा में कोशिश करना कि हम बेटर पहुंच पाए, 74 से हम आगे बढ़ पाए। फीचर स्केलिंग करके देखेंगे बस। ये सब हो गया, ड्रॉप एने वाला भी करके देखो। ये सब हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। रिप्लेस वाला भी करके देखना है मुझे। ये काफी अच्छा डेटा था, लोन अप्रूवल वाला, सीखने के लिए। सब कुछ इसी में अवेलेबल था सीखने के लिए। इनकोडर तो इम्पोर्ट है ही मेरा। ये हो गया। उसके बाद
ये वाली लाइन, उसके बाद वाली लाइन, ये तो लिखी है ही। और अब यहाँ आ गए। नहीं, कर तो दिया था स्केलिंग मैंने। चलो, ये कर दिया था मैंने। स्केलिंग करने के बाद ये हमारा कितना आ गया था, 81 और 8 आ गया था। कोई बात नहीं, अब कर ही दिया है तो सर कर ही दो, क्या दिक्कत है। इसकी जगह ये ले लो। सीधा मुद्दे वाली चीज पर आ जाते हैं। 81 और 8 आ गया। अब देखो, इसमें अब मैं क्या और कर सकता हूँ। जो मैंने मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें एक बार हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करके देख लो, हो सकता है कुछ निकल ही आए। चलो इस बार मैं लूप लगा देता हूँ। मतलब आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, लॉजिक वाली। फॉर आई इन रेंज, मान लो मैं शुरू करता हूँ 3 से लेके और 9 तक का। इस पूरे कोड को उठाकर मैंने इधर खिसका दिया, और नेबर्स की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पर आई। पहली बार चलेगा आई की वैल्यू 3 के लिए पूरा कॉन्सेप्ट, 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए, फिर 8 के लिए। तो अब यहाँ पर मैं एक प्रिंट और लगा देता हूँ, देखने में अच्छा लगे। नेवर्स इक्वल टू आई, और उसको एफ स्ट्रिंग बना दिया। देख लो, 3 पर 83 75 है, 4 पर 83 74 है, 5 पर 81 और 8 है, 6 पर 80 और 78 है, 7 पर 81 82 है, 8 पर 81 81। ये आप शायद ज्यादा अच्छा मानेंगे क्योंकि वेरिएंस एकदम जीरो सा ही है। ठीक है, बाकी ये थोड़ा और कम होता जा रहा है। तो अब फीचर स्केलिंग करी, फीचर स्केलिंग के साथ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करी, तो ये आपका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आप ऑप्शन ये भी रख सकते थे कि मैं मैट्रिक की वैल्यू मैनहट्टन लगा दूं। कहीं कुछ फर्क पड़ा, हमने कहा देख, तो फर्क तो पड़ रहा है लेकिन अच्छा, वो आप कर लेना घर जाके, एक नेस्टेड लूप और लगाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, 81 8 7 9 8 8 1, लगभग 8 पर ही 81 वाला आ रहा है। और आप इसको मानना चाहें तो इसको मान लें, 5 पे भी आप देख सकते हैं। और मानेंगे किसको, मानेंगे उसको जहां पर लो बायस और लो वेरिएंस है। तो अब आपके पास ये नहीं, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएंस बहुत ज्यादा है, 9 का वेरिएंस है लगभग। यहाँ पर फिर भी ठीक है, ये वाला फिर भी ठीक है, 0.81 और ये 0.80, तो 0.01 का वेरिएंस है, 0.01 का वेरिएंस है। इसमें देखो, ये 0.81, ये 0.81, इसमें 0.003 का वेरिएंस है, ये ज्यादा बेटर है। 80 और 7 पे 81 और 82, जस्ट अ कोइंसिडेंस। ये हमारा टेस्टिंग पे ज्यादा अच्छा चल रहा है, ट्रेनिंग पर दोनों में गैप तो अभी भी है। अगर मैं गैप देखूं दोनों का, तो 0.012 का गैप है ये। सबसे कम गैप इसमें ही आपको दिखाई देगा, 0.003। 86 और 84, ये अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप अपने मॉडल पे क्या फोकस करना चाहते हैं। मैं दोनों मॉडल सामने वाले को दूंगा। पहला मॉडल ये कह के दूंगा कि ये मॉडल में वेरिएंस नहीं है, ये मॉडल बहुत ज्यादा जनरलाइज है। ठीक है, 86 और 84 वाला मैं ये कह के कहूंगा कि ये मॉडल में, इस मॉडल में हल्का सा वेरिएंस है। चूज करने वाले पर डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसका मतलब ये है कि अभी आपके क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर नहीं है। अभी हमें और भी चीजें हैं जो मशीन लर्निंग में सीखनी पड़ेंगी, जिससे कि ऐसी सिचुएशन अगर हमारे सामने आए
तो हम उसमें कौन सा यूज करें। अभी जैसे मान लो एक आ जाए 96 और 90, तो 96 और 90 और 81 81, अब इनमें से कौन सा यूज करें। 81 81 वेरिएंस जीरो है, 96 और 90 में बायस बहुत कम है, वेरिएंस आ गया है। तो हम कोशिश क्या करेंगे, 96 और 90 वाले को उठाओ और मशीन लर्निंग में और क्या क्या एक्सपेरिमेंट हो सकते थे उस वेरिएंस को कम करने के, उसे करो। ठीक है, तो हम क्या कोशिश करते हैं, लो बायस, और वेरिएंस अगर हाई है तो उसको उठा लो, फर्स्ट प्रायोरिटी पर उस मॉडल को उठा लो, और फिर उस मॉडल में कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करो जो मशीन लर्निंग में दिए गए हों वेरिएंस को कम करने के। आगे जाकर हम ऐसी चीजें सीखेंगे जिसमें अगर वेरिएंस हमारा ज्यादा आ रहा है, बायस लो है लेकिन वेरिएंस ज्यादा है, तो हम कुछ करके काफी हद तक वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो 86 और 84 वाले को हम उठाना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास आगे तरीके ऐसे हैं कि हम वेरिएंस को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, अब ये वाला जो था हमारा खेल, ये समझ में आ गया। ठीक है, लोन अप्रूवल वाला भी हो गया। थिंग इज अगेन, मैं आपको फिर इस बात को दोबारा बोलूंगा, हम मशीन लर्निंग में यूज होने वाले टर्म्स को सीख रहे हैं। हम ये डिसीजन अभी नहीं ले पाएंगे कि कौन सा मॉडल सही है। हमें ये समझ में आ रहा है कि हाँ, ये पढ़ने से मॉडल में इफेक्ट पड़ता है। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी यही है कि मशीन लर्निंग में यूज होने वाले जो टर्म्स हैं हम उन्हें सीखें। अभी इस बात का डिसीजन लेने में हम बहुत पीछे हैं कि कौन सा मॉडल करेक्ट है हमारे लिए एकदम। ये तो आप उस दिन कर पाएंगे जिस दिन आप पूरी मशीन लर्निंग पढ़ लोगे और सारी चीजें आपके पास होंगी, तब आप शायद बेटर पोजीशन में होंगे इस डिसीजन को लेने के लिए। अभी तो बस ये सोचो, फीचर स्केलिंग होती है, काम करती है, दिख रहा है। अभी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, दिख रहा है, उससे फर्क पड़ता है मॉडल में। ठीक है, ये अभी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ो। अब अगर आपसे कहा जाए कि मशीन लर्निंग में सबसे प्राइमरी लेवल पर डेटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपने तो हमें लोन अप्रूवल का डेटा दे दिया, फ्रूट्स का दे दिया, ऑनलाइन शॉपिंग का दे दिया, तीन तीन डेटा सेट आपने करा दिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास डेटा सेट नहीं होता है। मान लीजिए आप में से कोई ऐसा हो सकता था, या कोई और जो कहीं नहीं पढ़ पा रहा है, उसका अच्छी पोजीशन नहीं है, बजट नहीं है उसका, तो वो कहीं से ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा है, तो वो खुद से पढ़ रहा है। तो खुद से जब पढ़ रहा है तो एसके लर्न लाइब्रेरी तो फ्री मिल गई होगी उसे, कहीं पैसे नहीं देना पड़ेगा उसको। डेटा कहाँ से लाएगा वो, क्योंकि बिना डेटा के तो बेकार है वो। तो एसके लर्न लाइब्रेरी वालों ने क्या करा, अपने साथ डेटा भी दे दिया है। तो अगर मैं आपको ये तीन डेटा नहीं देता तो एसके लर्न लाइब्रेरी के अंदर 10 12 डेटा सेट आते हैं पहले से ही, आप उन पर भी प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिखाता हूँ आपको जो हमारा डेटा सेट है, जो पहले से हमारे आए हुए हैं, वो क्या है और कैसे वो काम करते हैं। उनमें से एक डेटा सेट पर तो लोग ये कहते हैं कि हमने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया है, जबकि वो कहने के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, वरना है हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस का ही प्रोग्राम वो। तो मशीन लर्निंग में हर प्रोग्राम ही प्रोजेक्ट है, और हर प्रोजेक्ट एक प्रोग्राम है ना। बस इसमें इंटरफेस लगा देना है जीयूआई वाला, इस मॉडल को सर्वर पे ले जाकर डेप्लॉय कर देना है। इतना ही तो करना बाकी रह गया है बस। ठीक है, वो सब भी देखेंगे, करेंगे। चलते हैं, फ्रॉम एसके लर्न डॉट डेटा सेट्स। एसके लर्न पैकेज के अंदर डेटा सेट्स नाम का एक मॉड्यूल होता है। इस मॉड्यूल के अंदर कुछ फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस क्या करते हैं, एसके लर्न लाइब्रेरी के अंदर से डेटा सेट लाकर आपको दे देते हैं। आपके पास डेटा सेट पहले से नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो सारे फंक्शंस जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी से डेटा को लोड करके लाते हैं, उन सब का नाम लोड से शुरू होगा, लोड अंडरस्कोर। अब लोड अंडरस्कोर में बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारा हमारा डेटा है, तो उनमें से एक है जिसका नाम है लोड अंडरस्कोर आइरिस।
लोड अंडरस्कोर आइरिस एक फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन आइरिस का डेटा सेट लाकर हमें देता है। अब आप अगर जिस डेटा सेट पर मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं, अगर आप उस डेटा सेट की नॉलेज रखते हैं, तो आपको चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, किस पर्पस के लिए मॉडल को मैं ट्रेन करने जा रहा हूँ। तो आइरिस डेटा सेट किस चीज का डेटा सेट है? हमारे पास कई सारे फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं। अगर हम देखें तो गुलाब का फूल, कमल का फूल, है ना, ये सब हमने फूल सुने रखे हैं। अच्छा, हमने ऐसा भी सुना है कि गुलाब के फूल भी सफेद आता है, रोज लाल कलर का भी आता है, अलग अलग कलर के आते हैं, वेरिएंट बहुत सारे हैं, है ना। अब इसी तरह से आइरिस क्या है? एक फूल का नाम है। अब आप बोलोगे हमने तो कभी सुना नहीं। तो हो सकता है कि जिस कंट्री में ये डेटा सेट बनाया गया, उस कंट्री में ये बहुत ज्यादा होता हो, है ना। जरूरी थोड़ा ना ये डेटा सेट इंडिया में बनाया गया होगा। जिस इंसान ने बनाया, वो इंसान जिस देश में रहता है, उस देश में आइरिस के फ्लावर होते होंगे भाई। सबकी अपनी अपनी क्लाइमेट है ना। अब आप बोलोगे हम एनसीआर में सेब की खेती करेंगे, कर लो, होगी नहीं, पहाड़ों पे जाना पड़ेगा। तो हर तरह के फ्रूट के लिए, फ्लावर के लिए, जो भी फार्मिंग है उसका अपने क्लाइमेट चाहिए, तभी तो कर पाओगे। ठीक है, तो आइरिस जो फ्लावर है, वो फ्लावर ही है, बस इतना मान के चलते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं समझना चाहते क्या है ये। ठीक है, इसके 3 वेरिएंट हैं, इसकी 3 प्रजातियां हैं आइरिस फ्लावर की। ठीक है, तो हमें इस डेटा सेट में, अच्छा मान लो सर, आपको तो पता है क्योंकि आपने पहले बैच में पढ़ा रखा है। मान लो हम खुद ही पढ़ रहे हैं, हमें कौन बताएगा ये बात आगे कि ये फूल है कि पत्ती है कि हाथी है कि घोड़ा है? तो क्या करेंगे उसके लिए? हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आइरिस का डेटा सेट मुझे एक ऑब्जेक्ट में रखकर दे दिया जाएगा। तो ये फंक्शन इंपोर्ट करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और ये फंक्शन हमें एक ऑब्जेक्ट बनाकर उस ऑब्जेक्ट में डेटा लाकर दे देता है। लेकिन वो डेटा फ्रेम नहीं होगा। वो जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट हमारा होता है बंच ऑब्जेक्ट, BUNCH। पहली बार आप इसका नाम सुन रहे हैं मशीन लर्निंग में। बंच ऑब्जेक्ट इज लाइक डिक्शनरी, जैसे डिक्शनरी है उस तरह से बंच ऑब्जेक्ट हमारा होता है। तो आइरिस का बंच ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। मैं इसका टाइप चेक करा देता हूं आपको। टाइप ऑफ आइरिस। तो जब भी आप एसके लर्न लाइब्रेरी से डेटा सेट लोड करेंगे, तो आपको लोड जैसे फंक्शंस मिले हैं, लोड आइरिस, लोड कैंसर, लोड डायबिटीज, लोड वाइन। तो इस तरह के बहुत सारे डेटा सेट हैं जो सब लोड फंक्शन से ही स्टार्ट होते हैं, उनके नाम। ठीक है, हर डेटा सेट बंच ऑब्जेक्ट में रखकर आपको दिया जाता है। बंच ऑब्जेक्ट इज लाइक डिक्शनरी। अगर मैं किसी डिक्शनरी के अंदर डेटा रखा हुआ है, तो कैसे निकाल सकता हूँ? उसकी की का यूज करके। तो सर उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? की पता होनी चाहिए, तभी तो निकाल लोगे। अब बंच ऑब्जेक्ट कह रहा है कि मैं डिक्शनरी की तरह ही हूं। आप मुझसे ये पूछ लो कि मेरे अंदर जो डेटा है उनकी कीज क्या हैं। कैसे पूछोगे इससे? हम इससे पूछेंगे आइरिस ऑब्जेक्ट यानी कि बंच ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ये देखो कीज आ गई। डेटा नाम से एक की है, टारगेट नाम से एक की है, फ्रेम नाम से एक की है, टारगेट नेम्स नाम से की है, डिस्क्रिप्शन नाम से एक की है, फीचर नेम्स की है, फाइल नेम, डेटा मॉड्यूल। इन सब कीज में एक की है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन। तो मैं आपको इस आइरिस ऑब्जेक्ट पर डिस्क्रिप्शन को पढ़ के दिखाता हूँ। तो किसी भी डिक्शनरी से उसकी की का यूज करके डेटा लाने का जो तरीका हमने पढ़ा है, वो स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम, ऐसे करके हम लोग की का नाम लिखते थे। अब हमसे कहा गया कि आप ऐसा तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप डॉट का सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं। तो जितने भी बंच ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा जाकर स्टोर होता है हमारा,
तो उनको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। आप डिक्शनरी स्टाइल स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम लिखकर निकाल सकते हैं, या एक आसान तरीका डॉट लगा के भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये पढ़ा रहा है, सर आप तो कह रहे थे फूल का नाम है, ये तो पौधा है। अरे तो फूल हवा में आ जाएंगे? कोई पौधा होगा उसके ऊपर तो फूल आएंगे। तो इन्होंने क्या दिया, आयरिस प्लांट्स डेटा सेट। डेटा सेट करेक्टरिस्टिक क्या है, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कितने सैंपल है हमारे टोटल, 150। इंस्टेंसेस मतलब सैंपल, मतलब रोज। ठीक है। कितने एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया आपके टोटल कॉलम। तो चार न्यूमेरिक हैं जो हमारा फीचर वाला काम करेंगे। प्रिडिक्टिव एट्रीब्यूट क्या है, ये है क्लास। अब जो एट्रीब्यूट हैं आपके चार, वो कौन कौन से हैं, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ। क्लास क्या है, सतोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका। अब इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में कुछ नहीं आएगा ये क्या कह रहा है। अब आपको गूगल पे जाके समझना पड़ेगा कि सेपल क्या है, पेटल क्या है, सतोसा, वर्सिकलर, वर्जिनिका क्या है। तो हम चलते हैं गूगल पे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, हम खुद ही पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, तो हम कैसे ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम गूगल पे चले गए पूछने के लिए कि ये सेपल पेटल क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ चले गए हम पूछने, सेपल पेटल इन आइरिस फ्लावर। ठीक है। तो कह रहा है आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर पे क्या कहलाता है हमारा, सेपल। पेटल क्या है, पेटल का मतलब है हमारा जो थोड़ा अंदर वाला पार्ट होगा। इमेज में जाओ, इमेज में जाके बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे चित्र बनाकर समझाया होगा, जैसे इन्होंने समझाया है। पेटल ये रहा, सेपल ये रहा। यानी कि जो आपका इनर पार्ट होता है फूल का, वो पेटल है, और जो भारी कवच होता है फूल का, वो हमारा क्या है, सेपल है। मतलब अगर हम कमल का फूल बचपन में बनाते थे ना, स्कूल में बनाने को मिलता था, अगर वही बना दें, ऐसे करके बना देते, पता नहीं सर कितने सालों बनाया होगा, फिर यहाँ पर ऐसे करके उसे निकाल देते थे। तो ये मान लो आपकी क्या हो गई, पेटल हो गई, और ये क्या हो गई आपका, सेपल, जो बाहर की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, काइंड ऑफ। ठीक है। तो सेपल और पेटल समझ में आ गया। इससे भी समझ में ना आया हो तो और कोई चित्र देख लो, कोई और इमेज देख लो जहां से आपको समझ में आ जाए। ये पेटल अंदर वाली चीज है, और जो बाहरी कवच है फूल का, बाहर वाला, वो हमारा सेपल है। तो सेपल पेटल अब समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। तो किसी भी फूल का इनर पार्ट हमारा पेटल कहलाता है, और आउटर पार्ट हमारा सेपल कहलाता है। ठीक। अब हमने कहा आइरिस डेटा सेट के बारे में बताओ, ये क्या है, आइरिस फ्लावर के बारे में बताओ। इतने सारे, हमने कहा रुको इसी में से ढूंढ ढांड के मैं तो बताता हूँ। आइरिस फ्लावर के टाइप, ये मिल गया साहब। ये लो साहब। तो ये आइरिस के फूल हैं तीनों। पहला वाला जो आइरिस का फूल है, इसका वेरिएंट है वर्सी कलर, इसे बोलते हैं वर्सी कलर। ये है सितोसा, ये है वर्जिनिका। अब ध्यान से देखो इन तीनों फ्लावर में, सितोसा का अगर हम देखें तो सेपल और पेटल की जो ब्रेथ है वो हल्की है, कम है थोड़ी। ठीक है। इसमें थोड़ी ज्यादा है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि ये जो आइरिस के फ्लावर हैं, इनका, मैं एक काम करता हूँ, सीधा अब यहाँ आता हूँ और सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, अगर यही टाइप कर दूं, सेपल विथ, लेंथ, आइरिस, तो भाई बड़ा क्लियर करके आपको बताया जा रहा है कि
क्या चीज क्या है, देखो कहीं विथ ये रही, तो विथ ये है और लेंथ ये है, इनर पार्ट वाले की आउटर पार्ट वाले की ये रही, जो भी है। तो लेंथ और विथ समझ में आ गई। इनर पार्ट जो होता है फूल का, उसकी लेंथ कितनी है ना, जो उसकी पंखुड़ियां हैं अंदर वाली पंखुड़ियां, उसकी विथ और लेंथ कितनी है, और बाहर का जो पार्ट है उसमें जो लेंथ और विथ है वो कितनी है, ये सेंटीमीटर में मेजर करी गई है। तो बनाने वाले ने क्या करा, 150 आयरिस के फूल इकट्ठे करे। उन 150 आयरिस के फूल में उनकी सेपल और पेटल की विथ और लेंथ को सेंटीमीटर में नापा। नापने के बाद हमें ये बता दिया कि अगर किसी फूल की लेंथ इतनी है और विथ इतनी है तो उसे हम सेतोसा कहते हैं। अगर उसकी इतनी है तो उसे वर्सी कलर फूल कहते हैं, इसे वर्जनिका फूल कहते हैं। तो इस तरह से 150 आइरिस के फूल का मेजरमेंट करा गया, सेपल और पेटल की लेंथ और विथ का। और हमें बता दिया गया कि भाई कौन सा फूल सितोसा था, कौन सा फूल वर्सी कलर था, और कौन सा वाला वर्जनिका था। अब आपको क्या करना है, ये सब समझने के बाद अब आपको ये समझ में आएगा कि हमें चार फीचर दिए गए हैं। सेपल लेंथ इन सेंटीमीटर, सेपल विथ इन सेंटीमीटर, पेटल लेंथ इन सेंटीमीटर, पेटल विथ इन सेंटीमीटर, और ये टारगेट है आपका। ये क्लास जो फीचर है, फीचर नहीं है ये, क्लास कॉलम क्या है, टारगेट कॉलम है। सितोसा, वर्सी कलर और वर्जिनिका। अब आप क्या करेंगे, आप इस डेटा पर अपना मॉडल बनाएंगे। हाँ, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 50 इन ईच ऑफ 3 क्लासेस। इसका मतलब है कि हमें 150 सैंपल जो दे रखे हैं, इसमें 50 सैंपल सेतोसा के दे रखे हैं, 50 वर्सी कलर के दे रखे हैं, और 50 वर्जनिका के दे रखे हैं। ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव है एक मॉडल को ट्रेन करना। मॉडल को ट्रेन करना इस डेटा पर, जो डेटा हमें मिल रहा है। क्या कर लोगे ट्रेन करके, हम मॉडल को किसी आइरिस फ्लावर का सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ बताएंगे। अब हमारे मॉडल को ये बताना है कि बताओ ये कौन सा वेरिएंट है, इन वैल्यूज के साथ ये सितोसा है कि वर्सी कलर है कि वर्जिनिक का है। इस काम को करने के लिए मॉडल ट्रेन करना है आप। इससे हासिल क्या होगा, अरे हासिल थोड़ा ना कुछ करना है, मैं तो प्रैक्टिस करनी है मॉडल ट्रेन करने की। हासिल कुछ नहीं होगा इससे। हम सीखेंगे कि मॉडल ट्रेन किसे कहते हैं, डेटा क्या कहना चाह रहा है, कौन सी चीज क्या है। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए ये डेटा सेट बनाकर हमें दिया गया है। ठीक है। अब हमें सर ये कैसे पता चलेगा कि फीचर स्केलिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो इन्होंने समरी निकाल कर दे रखी है, ये देखो, सबका मिनिमम सबका मैक्सिमम सब निकाल के दे रखा है। ठीक है। अब आप अंदाजा लगाओ, ठीक ठाक ही है, मतलब मिन मैक्स सबका लगभग ठीक है, बहुत ज्यादा प्लस माइनस वाला डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, मिसिंग वैल्यू कहीं है, नहीं है, मिसिंग वैल्यू कहीं नहीं है। तो बड़ा अच्छा डेटा सेट ये दे रखा है बनाने बनाने वाले। इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ न्यूमेरिक है, कहीं मिसिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना, बस पहला प्रोग्राम बनाने के लिए एक बढ़िया डेटा हो सकता था ये। ठीक है, तो बहुत से लोग अपनी मशीन लर्निंग इसी से शुरू करते हैं। हम तो यहाँ तक आते थे, बहुत पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग में। ठीक है। अब सर हमें तो एक्स फीचर मैट्रिक्स, वाई टारगेट चाहिए, वो कहाँ से आएगा। मैं कहा वो भी आएगा, आइरिस ऑब्जेक्ट। आइरिस ऑब्जेक्ट में एक हमारे पास की है जिसका नाम है डेटा। डेटा की क्या करती है, जितने भी हमारे सैंपल्स हैं उनकी फीचर मैट्रिक्स निकाल कर हमें दे देते हैं, सीधा सीधा मैट्रिक्स, डेटा फ्रेम नहीं, सीधा मैट्रिक्स, और सिर्फ फीचर फीचर। मतलब मुझे आई लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, डॉट वैल्यूज लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा कैपिटल एक्स निकल कर आ गया। सर दिखाना जरा। मैं कहा देखो, तो डेटा की में हमारे जो भी आइरिस का डेटा था, उनके सारे सैंपल का फीचर मैट्रिक्स पड़ा हुआ है। हमें ना डॉट वैल्यूज लगाना है ना डॉट आई लॉक लगाना है। ठीक है। अब सर पाई कैसे निकालोगे, इन्हीं सारे सैंपल का
जो वाई है वो टारगेट नाम की कीमा रखा हुआ है, टारगेट की। तो दिखाना जरा, ये लो। सर आप तो करे सतोसा, वर्सी कलर, वर्जिनिका, इन्होंने टारगेट को भी लेबल इनकोड कर दिया है। मतलब बहुत लोग लोग मतलब बहुत सारे मशीन लर्निंग इंजीनियर ये मानते हैं कि टारगेट को भी लेबल इनकोड करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सतोसा को उन्होंने 0 कर दिया है, वर्सी कलर को उन्होंने 1 कर दिया है, वर्जिनिका को उन्होंने 2 कर दिया है। अब आप इस बात को देखना चाहते हैं तो आइरिस डेटा सेट से एक की और है जिसका नाम है टारगेट नेम्स। इसमें टोटल टारगेट कितने हैं वो बताएंगे। हैं 3, सतोसा है, वर्सी कलर है और वर्जिनिका। ठीक है, तो एक्स आ गया, वाई आ गया। अब एक्स वाई को ट्रेनिंग टेस्टिंग में लेके जाओ और उसके बाद ये काम कर दो, तो ये तो असर आपको आता ही है। अरे लेवल इनकोड अपने आप करेगा, आप क्यों करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मिलेगा वो। ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही मिलेगा ना। अब देखो जो एक्स वाई आ गया है, ट्रेन टेस्ट बना दिया, मॉडल बना के चला दो। एकदम बढ़िया मॉडल है, 97 97। ये पहला प्रोग्राम है 100 में से 80 लोगों का मशीन लर्निंग जो पढ़ते हैं। कुछ है ही नहीं करने को उसमें, ना ओवर फिटिंग ना अंडर फिटिंग, सब एकदम परफेक्ट, क्योंकि सबसे आसान एग्जाम्पल है ये। लेकिन अब हमारे लिए सब चीजें पता है कि डेटा बहुत आइडियल कंडीशन में है। ऐसी कंडीशन का डेटा हमें कभी नहीं मिलेगा रियल टाइम पे। हमें तो रॉ डेटा मिलता है, उसमें मिसिंग वैल्यू भी होंगी, कोई छोटा फीचर है कोई बड़ा फीचर है, उसमें इनकोडिंग करानी पड़ेगी और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो उन सब से होकर हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमें आइरिस डेटा सेट पे काम करना आ गया। अब आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे। कल मैं 2 और डेटा सेट पर काम कराऊंगा। एक है कैंसर का डेटा सेट और एक है डायबिटीज का नहीं, एक है वाइन का डेटा सेट। तो इन 2 पर कल हम सीखेंगे, और ये भी हम फोकस करेंगे कि आगे के टॉपिक भी सीखते रहें। सिर्फ इतना ही ना पढ़ते रहें कि एक्स वाई फीचर स्केलिंग इनकोडिंग और ट्रांसफॉर्म भी आ गया। अब इनसे आगे भी बढ़ेंगे और डेटा सेट भी नए नए सीखेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे। है जी।